ऑब्जर्वेशन है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी सरकार बनाने वाली स्थिति में उनके मुद्दों में दम होता, उनके वादों में दम होता, तो कहीं ना कहीं तो बना ही लेते, कुछ ना जलवा दिखाई देते। और अगर वो नहीं है तो बाकी अगर कहीं कोई विकल्प है तो उसको कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करके चले जाएंगे। देखिए, मेरा मकसद कोई सरकार बनाना नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं मंत्री बन जाऊं या कोई हमारा पार्टी का मंत्री बन जाए। मेरा मकसद ये है कि जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन हो। मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, जब तक उनकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, उनसे इंसाफ नहीं होगा। तो ये समाज ने वोट डालने का काम किया, वोट लेने का काम नहीं किया। अब जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो इस इल्ज़ाम का मेरे इस बात का जवाब दें कि आपके 12 या 16 विधायक गुजरात में जीतकर बीजेपी में क्यों चले गए? क्या हमसे बात करके गए थे या हमने उनको कुछ पढ़कर फूंक दिया था उनके चेहरे पर? गोवा में भाग जाते हैं, कहाँ नहीं भाग जाते हैं। तो ये सिर्फ बौखलाहट की इनकी निशानी है, इसलिए वो परेशान होकर इस तरह के जुमले अदा करते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भाग गए, सरकार उनकी चले गई। कर्नाटक में उनके विधायक भाग गए, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश कर्नाटक में आ गई। तो ये उन पार्टीज को बताना है कि उनको वोट गुजरात की जनता क्यों ना दे, क्योंकि अगर उनको वोट देंगे तो वो जीतकर कांग्रेस भाजपा में चले जा रहे हैं। रन अप टू इलेक्शंस में इस समय जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो जाहिर है पूरे देश में कम से कम जिनका बड़ा मायना है और जो निश्चित रूप से इलेक्शंस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एक स्टेटमेंट उस महत्वपूर्ण विषय पर आया। पीएफआई पर बैन के बाद आपने ये बात कही कि मैं इस विचारधारा का समर्थक नहीं, लेकिन मैं बैन को सही नहीं मानता। ये क्या आपने बीच का रास्ता ले लिया, ना इधर ना उधर, जबकि आपका ये मिजाज नहीं है, आप तो एक तरफ की बात करते हैं। नहीं, जो सच्चाई है वो तो बयान करना चाहिए ना, बीच का रास्ता हो या एक रास्ता हो। भाई सच्चाई तो यही है कि हमारी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती आई है और करती रहेगी। हमारी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा है, इसलिए चुनाव लड़ती है, जीतती भी है, हारती भी है, और हारने के बाद हम पर इल्ज़ामात लगते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब जहाँ तक बैन की बात है तो मेरा मानना यह है कि आप जब बैन लगा रहे हैं तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 लोगों का कन्विक्शन हुआ था कोर्ट ने। एक का नाम था भावेश पटेल, दूसरे का नाम था देवेंद्र गुप्ता। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक था? ये तो कन्विक्टेड लोग हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर वो किसी बैन ऑर्गेनाइजेशन से जिम्मेदार भी है तो उसको आप सजा नहीं दे सकते। ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप देख लीजिए उठाकर। और तीसरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि इस बैन के बाद कई मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ये कहकर जेल में सड़ा देगी उनकी जवानी को कि तुम्हारे पास से एक पैम्फलेट निकला जिसका ताल्लुक पीएफआई से है। और ऐसे कई केसेस हैं, 8-8 साल, 3-3 साल, 8 साल के बाद लोगों को या तो कोर्ट बरी करता है या उनकी बेल होती है। आप देख लिए सिद्दीक कप्पन का केस है, हथरस के रेप के केस को कवर करने जर्नलिस्ट गया, उसको कितने 2.5 साल के बाद कोर्ट सजा बेल देती है और अभी एक केस में वो पड़ा हुआ है।